नमस्कार मित्रों, मैं सुमित सिंह और आप सभी लोगों का EWS में स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वो क्लास 12 का हिंदी व्याकरण का 15 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करने वाला हूं। ठीक है, तो इसका मैं पहले वीडियो बना के डाल चुका हूँ। उसमें 13 टॉपिक में आपको सिर्फ समझाएंगे कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको पूरे 13 टॉपिक के आपको प्रश्न और आंसर दोनों में समझाने वाला हूं। तो इस वीडियो में आप हमारे साथ अंतिम तक बने रहिएगा ताकि आपको पूरे अच्छे से 13 टॉपिक का आपको क्वेश्चन आंसर समझ सके। ठीक है, तो 22 फरवरी अब दूर नहीं है, इसीलिए मैं आपके साथ आ गया हूँ पूरी बुक का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर 2024 के लिए। पूरा हो अधूरा नहीं, ठीक है। यानी आपका जो नंबर लाने का जो प्रक्रिया है उसको हमको पूरा करना, उसको अधूरा नहीं छोड़ना है। इसलिए मैं 13 टॉपिक का जो वीडियो मैं डाला था उस 13 टॉपिक के आज वीडियो के प्रश्न पे आंसर पे चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ऐसा कोई नहीं बताएगा, मैं पहले तो ये चीज़ समझा दे रहा हूँ आपको। 50 नंबर अपना होगा, कहीं जाने वाला नहीं है। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को 1000 प्लस लाइक लेके चलना है, और लाइक के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के ऑल बटन को क्लिक करना है, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता है, ना ही आपको किसी प्रकार का पैसा देना है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करने में तो आप दिल खोल के लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और क्योंकि आज मैं ढांसू तरीके से 13 टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ। 13 टॉपिक पे इतना मैं फिर आपसे बता दे रहा हूँ, तो इसलिए आपका साथ प्यार चाहिए कि आज मैं जो वीडियोस है फ़ोन से बना रहा हूँ, लेकिन जब आप मेहनत करेंगे, आप हमारा साथ देंगे, तो हम हो सके कि आप लोग के बीच में ऑनलाइन आ जाए। लेकिन आपका जब साथ, विश्वास, दुलार रहेगा तभी आ सकते हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि जो फाइनेंशियल स्थिति में इंसान रहता है, गरीबी का ढाल जो होता है काफ़ी बुरा होता है, ये आपको पता है। तो इस चीज़ पे मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि आपका साथ विकास चाहिए, बाकी मेहनत करने के लिए मैं ऑलरेडी हूँ। ठीक है, तो 13 टॉपिक जो होगा वो उसी टॉपिक के प्रश्न पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो पहले टॉपिक को समझा रहा। संस्कृत गद्यांश जो होगा 7 नंबर का पूछेगा आपके पेपर में, और उसके बाद संस्कृत पद्यांश श्लोक 7 नंबर का पूछेगा। तीसरा अपठित गद्यांश 5 नंबर का पूछेगा। चौथा मुहावरे और लोकोक्तियाँ 2 नंबर का पूछेगा। पाँचवा शुद्ध युग्म 2 नंबर का पूछेगा। छठवां अनेकार्थी शब्द 2 नंबर का पूछेगा। 7th अनेकों शब्द के लिए एक शब्द 2 नंबर के लिए पूछेगा। उसके बाद से वाक्य संशोधन भी 2 नंबर का पूछेगा। उसके बाद से 9th नंबर में है रस भी आपका पूछेगा 2 नंबर का उदाहरण सहित। उसके बाद 10 नंबर में आपका आ जाएगा छंद 2 नंबर का पूछेगा। 11 नंबर में आ जाएगा अलंकार, ये भी अलंकार आपका 2 नंबर का पूछेगा। उसके 12 नंबर में आएगा पत्र लेखन, ये भी आपका कितने नंबर, 6 नंबर का पूछेगा। उसके बाद 13 नंबर में निबंध आ जाएगा, वो भी आपका 9 नंबर का पूछेगा। तो इस 13 टॉपिक का मैं आगे आप चर्चा करने वाला हूँ, इनके प्रश्नों पे। इनके प्रश्न की जो पेपर में आपको कैसे पूछता है, कैसे आएगा, तो आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आप पूरे 13 टॉपिक के प्रश्नों पे मैं चर्चा करने वाला हूँ कि टोटल कैसे 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 पूछेगा। ठीक है, तो बिना समय लिए हुए चलिए हम 13 टॉपिक के प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। तो प्रश्न पहला जो हमारा पेपर में जो पूछता है, पेपर में हिंदी व्याकरण में, तो पहला प्रश्न रहेगा संस्कृत गद्यांश से, महत्वपूर्ण संस्कृत गद्यांश। ठीक है, कितना, 7 नंबर। यानी संस्कृत में आपको दिया रहेगा गद्यांश, जिसका आपका हिंदी में क्या करेंगे। देखिए थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेरा साथ देंगे, तो आज मोबाइल से बना रहा हूँ, लेकिन अगर साथ देते हैं तो मैं भी आपके साथ आ जाऊँगा अच्छे से प्लेटफॉर्म से। हिंदी अनुवाद करना होता है। तो मैं देखिए संस्कृत का जो मोस्ट गद्यांश लेकर आया हूँ, तो वो हमारा है महापुरुषः लौकिकः प्रालोनेसुनासु बुद्धा नियतः लक्ष्य। देखिए मैं थोड़ा पास कर रहा हूँ। लक्ष्याना कदापि कदापि भ्रश्यन्ति
डॉट 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 बहुवारं कारागारं निक्षितोऽपि देशा निच्छति अयं वीर देश सेवाव्रतम नित्यजत। यानी कि ऐसे ये बहुत बड़ा होगा, ठीक है, 10 लाइन का भी हो सकता है, 5 लाइन का भी हो सकता है। मैं शॉर्ट में दे रहा हूँ आपको, आप अपने बुक में ट्रिक कर लीजिएगा इसको। यही आपके गद्यांश इस वर्ष के लिए आपके एग्ज़ाम सेट के लिए बहुत मोस्ट है, एग्ज़ाम पेपर में आने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं ज़्यादा प्रश्न नहीं देता हूँ, मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि देखिए इस चीज़ को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि देश की सेवा के लिए जो हमारे देश के बलिदान हो गए, देश की आज़ादी के लिए अपना त्याग दे दिया, उस महापुरुषों पे चर्चा हुआ है इस पाठ में, इस लेसन में चर्चा हुआ है। बारंबार बहुत बार वो जेल गए, देश की सेवा के लिए तत्पर रहते थे, सेक्रीफाइस कर दिए। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू की तो बात ही नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस कुछ नहीं किया था। भगत सिंह जैसे, राजदेव, सुखदेव, मंगल पांडे, ऐसे लोग जो थे इन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारा टॉपिक्स हैं, इसमें आपसे सबसे पहले संदर्भ पूछता है, ठीक है। आपको क्या पेपर में लिखना है? संदर्भ। संदर्भ बहुत आसान होता है। संदर्भ में लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक के संस्कृत भाग, सेम संस्कृत भाग जब लिखेंगे तो इसको अलग पेन से लिखिएगा। जिसे मैं रेड का यूज किया हूँ, आप रेड का यूज मत कीजिएगा, नीला ब्लैक और नीले पेन का ही यूज कीजिएगा पेपर में, ठीक है। संस्कृत में संकलित महामाना मालवीय, मालवीय जी के नाम सुने हैं ना, महामाना मालवीय बनारस विश्वविद्यालय से रिलेटेड है। महामाना मालवीय नामक पाठ से अवतरित है, यानी ये जो गद्यांश है वो आपके संस्कृत के बुक भाग से महामाना मालवीय पाठ से मिलता है, ठीक है। जस्ट इसके नीचे अनुवाद करना होगा आपको। जब अनुवाद करेंगे तो फिक्स आपका 7 नंबर पूरा हो जाएगा, यानी 2 नंबर का संदर्भ हो जाता है और 5 नंबर का आपका अनुवाद हो जाएगा था, ठीक है। तो अनुवाद मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन अनुवाद मैं समझा दूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बाकी अनुवाद के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि आपको संस्कृत जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उनसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से जान लीजिएगा, बाकी कोई समस्या नहीं होगा। मैं अनुवाद भी आपको करा दूंगा कैसे करना है, ठीक है। दूसरा जो पूछता है टॉपिक नंबर 2 संस्कृत पद्यांश श्लोक, यानी अब इसमें से श्लोक करेगा, संस्कृत ही से श्लोक पूछता है 7 नंबर का। ये भी मैं इसी चैप्टर से लिया हूँ, महामाना मालवीय जी के चैप्टर से, ठीक है। तो देखिए दिया है जयंती ते महाभाग जन सेवा पर्यारण जरा मृत्युष्यम न अस्ति मे यशो कृत्यतोनो कवाचिता। तो सेम आपको ये संदर्भ जो यहाँ पे हमने लिखा है, इसी संदर्भ को यहाँ पे इन कर देना है। आपने पेपर सेट में की जो कॉपी होगी इसमें इन कर देना है, बाकी अनुवाद कर देंगे तो आपका ये भी नंबर कंफर्म मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ तक समझ आपको आ गया। आगे हम चलते हैं। आगे हमारा है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। मैं एक ही चीज़ इसमें लेकर आया हूँ, आप देख सकते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। अक्ल का दुश्मन होना। अक्ल का दुश्मन आप समझते हैं कि अक्ल का दुश्मन वही होगा जो मूर्ख होगा, ठीक है। तो आपसे बस पेपर में लिखा रहेगा ऐसे, अक्ल का दुश्मन होना, ईद का चांद होना, उठ के मुँह में जीरा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न दिए रहेंगे जिसका आपको एक शब्द में लिखना होगा, इसका अर्थ बताना होगा। उसके बाद से आपको क्या करना, वाक्य प्रयोग करना होगा, यानी वाक्य प्रयोग जब करेंगे तो आपको 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे वाक्य प्रयोग में इसका क्या हूँ कि एक बार राजिया ने सुल्तान से कहा, तुमसे तो कोई बात करना व्यर्थ है क्योंकि तुम अक्ल के दुश्मन हो। तो ऐसे ही देखिए, मैं एक चीज़ बता दूँ, मुहावरे जो होते हैं वो काफ़ी आसान है। ये नहीं है कि आपके जो सर पढ़ाए हैं या जो क्वेश्चन बैंक में जो बुक में दिया वही उसी चीज़ को वाक्य प्रयोग लिखेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप अपने ऊपर अपने मित्रों पे जोड़ के भी आप वो वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं, इतना जान लीजिए। तो इसमें आप डरिएगा मत, बिल्कुल आसान से लिख दीजिएगा, ठीक है।
ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका वाक्य का प्रयोग क्या लिखेंगे। ठीक है, ये नहीं कि जो टीचर पढ़ाया है तो हम भूल गए तो इसको छोड़ दें, तो ऐसा मत कीजिएगा। ठीक है, आप जवाब दे सकते हैं, इससे रिलेटेड होना चाहिए। हमने कहा ना कि अपठित गद्यांश आ गया है, इस वर्ष आया है 5 नंबर। पहले जो अपठित गद्यांश आज भी पेपर में जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं, पुलिस का हो चाहे पेट वाला हो चाहे एग्ज़ाम हो, तो उसमें हिंदी से जब प्रश्न आता है तो उसमें अपठित गद्यांश होता है। तो अपठित गद्यांश देखिए, मैं इसको समझा दे रहा हूँ थोड़ा बारीकी से, इसको पढ़ूंगा नहीं, ऐसे बता दे रहा हूँ। देखिए, अपठित गद्यांश में आपसे बहुत 10 लाइन का भी हो सकता है ये। ठीक है, तो अपठित गद्यांश किसके जगह पर, संधि विच्छेद की जगह पे ये आ गया है। ठीक, संधि विच्छेद की जगह पे अपठित गद्यांश आपके पेपर में इन हो गया है। तो जैसे कैसे पूछता है, निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ है डॉट डॉट डॉट। हमने कहा ना कि 10 लाइन का भी हो सकता है, लेकिन इसे समझने के लिए क्या है, तो ये है, हम इसमें लिख चुके हैं। पहला चीज़ समझिएगा कि जो अपठित गद्यांश आपके पेपर में पूछेगा उसमें ये चीज़ रहेगा कि इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे संबंधित 4 को 5 को आपसे प्रश्न पूछेगा, बहुविकल्पी प्रश्न पूछेगा। ठीक है, जिसमें 4 विकल्प दिया रहेगा, किसी एक विकल्प पर सही का चिन्ह लगाकर कॉपी में लिखना होगा। अब बात समझ गई है ना आप लोग, कि जो अपठित गद्यांश रहेगा उसमें सी से संबंधित 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। उस 4 विकल्प दिया रहेगा, उस विकल्प ए जो आपको विकल्प मिलता हो आपके गद्यांश में, उस विकल्प का अपने कॉपी में लिख देना है, चयन कर देना है। आपका 2 नंबर 5 नंबर फिक्स मिलेगा, बिना मेहनत का मिलेगा। मैं रियली बता रहा हूँ कि अपठित गद्यांश बिना मेहनत का मिलेगा। इसलिए आपसे कहा ना मैंने कि 50 नंबर कोई रोक नहीं सकता है। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिए, और चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चर्चा करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपका हमको साथ चाहिए ताकि हमारा भी विकास हो, आपका भी विकास हो, और हम मेहनत करें। तो देखिए, शुद्ध युग्म की चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो शुद्ध युग्म की चर्चा करने वाले हैं। 2 नंबर का प्रश्न पूछेगा पेपर में आपके। देखिए, जैसे दिया अब्ज अब्द। अब देखिए, इसी से रिलेटेड ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके पेपर में। जैसे मैंने एक ही प्रश्न दिया हूँ, अब्ज अब्द। अब इसका 4 विकल्प आपके पेपर में सेट में दिया रहेगा। तो चारों में से आपको देखना है कि इन दोनों का हिंदी जो अर्थ होगा वो क्या होगा, उसी चीज़ को आपको अपने पेपर कॉपी में लिखना है। तो आपका 2 नंबर फिक्स मिल जाएगा। जैसे अब्ज का मतलब कमल और अब्द का मतलब वर्षा। ठीक, तो ऐसे ही वीडियो को मेरे तक आपको अंतिम तक बना रहना है, ताकि सारे टॉपिक में 13 टॉपिक क्लियर करा दूं, कोई डाउट ना रहे। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने में पैसा नहीं लगता है, तो आप इससे दिल खोल के लाइक और सका। मैंने कहा था कि 1000 प्लस 1000 प्लस हमको लाइक चाहिए, क्योंकि जो चीज़ मैं आपको आज दे रहा हूँ ये आपके पेपर सेट से 1 भी % इधर उधर खसकने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो अनेकार्थी शब्द पे चर्चा करते हैं। हमारा टॉपिक है नेक्स्ट अनेकार्थी शब्द। 2 नंबर का प्रश्न है आपका दिया है, एक ही चीज़ हमने लिखा अरूढ़। ठीक है, अरूढ़ एक शब्द हो गया ना। अनेकार्थी शब्द देखिए, प्रातः का सूर्य, ठीक है, सूर्य का सारथी, हल्का लाल रंग। यानी एक का 2 ही मतलब लिख दीजिएगा, एक लिख दीजिएगा, एक लिख दीजिए, 3 लिखने की आवश्यकता नहीं, हम 3 लिख दिए हैं। ठीक है, आपको सिर्फ 2 ही पेपर में जवाब देना है, आपका 2 नंबर कहीं जाने वाला। हमने कहा ना कि बिना मेहनत के, यानी जो मेहनत करना होगा आपको संस्कृत के गद्य और पद में कर लीजिएगा, बाकी तो आपको उड़ा देगा। जो चीज़ मैं आज समझा दे रहा हूँ इस हिसाब से अगर चलेंगे तो आपको हिंदी तो उड़ने वाला है, बल्ले बल्ले होने वाला है। अब मैं बता 95-96 नंबर से कम हिंदी में नहीं आएगा, अगर मैं जिस चीज़ को आज जैसे समझा रहा हूँ वैसा आप कर दें तो। 19 नंबर से कम तो 100% नहीं आएगा। तो उसी तरह चलिए, अनेकों शब्द के लिए एक शब्द, ये भी आपके प्रश्न कितना है, 2 नंबर का पूछेगा। जैसे में दिया, जिसे सहन न किया जा सके। अब देखिए, अगर दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, मार खा रहे हैं, खाता है कोई, तो उसको सहन न किया जा सकता है तो वो क्या हो जाए, असहनीय होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको
एक शब्द में जवाब देना है। यानी अनेकार्थी में दो शब्द दो रूप दे सकते हैं। अनेक शब्द के एक शब्द के लिए एक ही शब्द में आपको जवाब देना है। बस एक शब्द लिख देना, आपका 2 नंबर फिक्स मिल जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे वाक्य संशोधन में। वाक्य संशोधन का मतलब ये होता है कि इंग्लिश में करेक्ट सेंटेंस उसी तरह ये है। जैसे मैं एक ही प्रश्न में इसमें भी दिया हूँ, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए, मांगना चाहिए। और कोई तो मांगना चाहिए नहीं ना होगा ना, गलत लग रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हें क्षमा मांगनी चाहिए। तो हमने कहा ना कि हिंदी तो बल्ले बल्ले होने वाला है। बस जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप कीजिएगा पेपर में, और मैं अंत में भी आपको समझा दूँगा, बेहतर से समझा दूँगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो चलिए 9th नंबर पे हम चर्चा करते हैं। 9th नंबर हमारा क्या है? रस। ओहो, तो चलिए रस देख लेते हैं। तो हम रस में देखिए एक ही रस लिखे हैं, वीर रस। यहाँ पे वीर रस छूट गया है, एक ही रस आपके लिए पेपर सेट के लिए दे रहा हूँ, वीर रस। आइए आपके पेपर में आएगा तो आएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक, तो इसका देखिए परिभाषा, सॉरी यहाँ पे हेडिंग छूट गया है। परिभाषा सबसे पहले लिखा जाता है कि देखिए परिभाषा वीररस का क्या है कि जब किसी रचना या वाक्य आदि से वीरता जैसे अस्थाई भाव उत्साह की अनुभूति होती है तो उसे वीर रस कहते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है कि जिस रचना से, यानी जिस चीज़ से, जिस रचना अगर आपसे मिल जाए कोई, अगर उसे आप पढ़ते हैं, उसमें अगर इसी अनुभूति होती है तो वह कौन सा अलंकार रस होता है? तो वीर रस होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण दिया है। उदाहरण देखिए, मैं आपको बहुत छोटा उदाहरण दिया हूँ, 2 ही लाइन का है। बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। देखिए कितना आसान है, बिल्कुल। आप देखिए लॉन्ग उदाहरण मत याद कीजिएगा, जो मैं दे रहा हूँ उसी को याद कीजिएगा वीर रस के लिए। ठीक है, बुंदेलो हर बोलो के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो झांसी वाली रानी के बारे में आपको सबको पता है कि ऐसी महिला जो ना जिसको भय था ना डर था, वो भी दिल खोल के अपने पुत्र से बलिदानों के साथ लड़ती रही। तो ऐसा ही सबको स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। बच्चियां जो हैं, बच्चियों को स्ट्रांग होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप वो स्ट्रांग नहीं बनेंगे तो आपका कोई भी लाभ उठा सकता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, तो समझदार स्ट्रांग बनना जरूरी है। 10 नंबर पे चलिए चर्चा करते हैं, छंद। छंद में हम एक ही छंद आपको देंगे, सोरठा। सोरठा का उदाहरण ये हो जाएगा आपका कि सोरठा, देखिए एक ही चीज़ में दूंगा। मैं बोला हूँ कि सोरठा छंद में आपको रोला सोरठा बहुत सारा नहीं देने वाला हूँ, एक ही दे रहा हूँ बस, सोरठा। यही आपके एग्जाम पेपर में आएगा। ठीक है, सोरठा में क्या कहता है कि सोरठा का सबसे पहले आपको परिभाषा लिखना है। तो सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम क्या है? मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होंगे बाबू? तो 4 चरण होंगे, यानी जो उदाहरण होगा उसके 4 चरण होंगे। ठीक है, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, यानी पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। ठीक, और यह दोहे का उल्टा होता है। ठीक है, इतना समझ लीजिए कि ये सोरठा किसका उल्टा होता है? दोहे का उल्टा होता है। यहाँ से देखिए हम नीचे चलते हैं और उदाहरण पे चलते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को जरूर क्लिक कीजिए, क्योंकि कोई भी वीडियो में अगर मैं अपने चैनल पे डालता हूँ तो उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, तो इसमें पैसा नहीं लगेगा, इतना मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ कि जहाँ पैसा ना लगे वहाँ दान खुल के करना चाहिए, क्योंकि मेहनत से करो, चाहे आप किसी का साथ दे के करो। ठीक है, वो भी दान ही होता है। ठीक, तो देखिए सोरठा का उदाहरण है, राम स्वरूप तुम्हारे बयान अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकस अपार नेति नीति निगम कह। ठीक है, आप समझ लीजिएगा यहाँ पे ये वाला जो आपका है,
ये चीज़ जिसको आप मैं बता रहा हूँ, ये आपका पहला चरण, ये दूसरा चरण। यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, यहाँ से ये चेंज हो गया है, यानी यहाँ से तुम्हारे के बाद ये बयान से अगोचर अलग है और अपार से नीति नीति अलग है, ठीक है ना। तो आपको देखिए जहाँ पे आ का मंत्र लगा वहाँ पे दो लिखना होता है, यानी इसका एस बनाना होता है। गुरु और लघु का चिन्ह है ये, ठीक है। तो गुरु लघु का चिन्ह का प्रयोग करना होता है, ठीक है। रोला सोटा छंद दोहा में, ठीक है। तो देखिए राम में आ का मंत्र लगा तो हमने कितना, यहाँ पे हमने गुरु का प्रयोग किया है लघु, ठीक है। यहाँ पे कोई मंत्र आया नहीं है, यहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पे बड़ा उ का मंत्र है, तो यहाँ पे देखिए ठीक, छोटा उ का मंत्र पर नहीं लगता है, यहाँ पे लघु रहेगा। बाकी देखिए तुम्हारे हा पे आ का मंत्र है तो ऐसे आपको गुरु मिल जाएगा। फिर देखिए बयान में कोई मंत्र नहीं है। अगोचर में मंत्र है अगो, गो पे का मंत्र ए का मंत्र रहेगा तो नहीं लगाइएगा, और ओ का मंत्र मिलेगा तब लगा सकते हैं। बुद्धि पे बड़ी का मंत्र रहेगा तो दे सकते हैं, छोटी का रहेगा तो नहीं। पर देखिए जैसे छोटी का यहाँ पे मंत्र दिया है, देखिए नहीं लगाया। तो पहले चरण में देखिए गिनवा देते हैं आपको, ठीक है। कितने मंत्र है, 2 3 4, 4 2 6 1 7, 7 8, 8 2 10, 11 मंत्र हो गया ना पहले चरण में। और तीसरे चरण में चलिए 1 2 3 4 5 6 7 और 7 8 9 10 11, यानी पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी। सेम इसी तरह पेपर में आपको भी काउंट करना है, ठीक है। आगे देखिए आगे कह रहा है इसमें 13 मात्राएं ढूंढना है ना। तो देखिए 3 3 2 5, देखिए नहीं सॉरी 3 3 3 6, 6 2 8, 8 1 9, 9 2 11, 11 2 13 हो गया ना 13 बाबू। अब यहाँ पे नीति से देखिए, देखिए सॉरी यहाँ पे 2 1 3, 3 2 5, 1 6, 6 2 8, 8 3 11, 11 8 3 11, 11 2 13। तो क्लियर हो गया 13 मात्रा ना पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं। क्लियर। तो सेम इसी तरह आपको भी पेपर सेट में लिखना है, आपका 2 नंबर कहीं जाने वाला नहीं है। अब आइए बात करते हैं हम अलंकार पे। तो ऐसे ही वीडियो में बने रहिएगा। अलंकार पे चर्चा करते हैं। तो अलंकार में हमारा है 2 नंबर का अलंकार पूछता है, तो हम एक ही अलंकार आपको देंगे, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार का जो परिभाषा होता है वो इस प्रकार होता है कि एक ही वर्ड में बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखिए जैसे में कोई एक लाइन लिख दिया गया, ठीक है, उसमें एक ही शब्द बार बार आया हो। देखिए पकड़ने का रीजन अनुप्रास अलंकार का यही होता है कि आपको ऐसा टॉपिक देखना है जिस टॉपिक में बार बार एक ही शब्द आया हो, उसी को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे में देखिए उदाहरण में यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। चारू चंदन की चंचल किरणें, चारू चंदन की चंचल किरणें खेल रही थी जल सल में। तो इसमें देखिए च च च आ गया ना। तो अब देखिए यहाँ पे समझा दे रहे हैं कि ये समझाने के लिए, स्पष्टीकरण करने के लिए आपको यहाँ पे दिया है कि इन पंक्तियों में क्या कह रहा है, इन पंक्तियों में च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। किसकी आवृत्ति हुई है, च वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। तो सेम इसी तरह आपको पेपर में भी लिखना है। और एक ही मैं पत्र आपके 11 नंबर टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जाए, ये एक आपका जो टॉपिक है पत्र लेखन 12 नंबर होगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए ये थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। इसको हम थोड़ा हाइट, इसको यहाँ पे 12 नंबर होना चाहिए, ठीक है। पत्र लेखन टॉपिक है। पत्र लेखन में मैं आपके लिए एक ही पत्र लेखन के लिए एक ही प्रश्न दे रहा हूँ। और क्या है कि प्रश्न देखिए, इसको आपको देखिए सबसे पहले बेहतर तरीके से लिखा जाता है। पत्र लेखन की जो क्रिया है आपको अच्छे से लिखना है, ताकि मैं भी इसका वीडियो आपको डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है। ये नहीं कि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एक लाइन स्टार्ट यहीं से करते हैं, यहीं से सारा कुछ लिख, नहीं, आपको इसको पत्र लेखन का मतलब आपको सजा के लिखना होता है। आपने जो कंटेंट ऐसा कंटेंट डालना होता है कि उसको लगे कि हाँ आपने जो भी
पत्र लेखन लिखा वो बेहतर है। जैसे मैं समझा दे रहा हूँ कि अपने नगर की सार्वजनिक भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायत पत्र लिखिए। एक ही मैं पत्र लेखन दिया हूँ, ठीक है, बाकी देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आपके पेपर सेट में आएगा तो आएगा, ठीक है। बाकी चलिए, हमारा लास्ट और 13 टॉपिक का चर्चा यहाँ समाप्त हो रहा है। तो मैं एक बार फिर आपसे कहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि पैसा नहीं लगता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पैसा नहीं लगता है। आप साथ देंगे तो जो चीज़ मैं आज मोबाइल से आपको बता रहा हूँ कहीं आपके पास बड़े से स्क्रीन पे आ जाऊँ, तो इसी तरह आप अगर साथ देंगे तो 100% आ जाएंगे, ठीक। तो उसके लिए हमको आपका साथ चाहिए। तो निबंध पे चर्चा करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक 13 नंबर निबंध है। 9 नंबर का प्रश्न है। 9 नंबर के प्रश्न में मैं आपके लिए वर्ष 2024 के लिए 4 निबंध लेकर आया हूँ। मात्र कितना? 4। इस 4 ही आपके पेपर सेट में 100% आने वाला है, ठीक है। जैसे मैं दिया है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की समस्या से आप देख रहे हैं कि 1 अरब 40 करोड़ के लगभग जनसंख्या हो गया है, ठीक है। तो आप देखिए, जब कभी भी निबंध लिखिएगा तो सबसे पहला हेडिंग क्या लिखना है आपको? प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्रस्तावना लिखने के बाद ही आप जो भी हेडिंग डाल के लिखिएगा, लेकिन सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, ठीक है। दूसरा है देश में बेरोजगारी की समस्या। तो देखिए, आप सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेरोजगारी दर को घटाना है तो खुद पे आत्मनिर्भर होना होगा, ताकि आप जब आप खुद पे आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो आप 10 लोग, 50 लोग, 1000 लोगों को आप खुद रख सकते हैं। तो बेरोजगारी दूर करने की इस प्रक्रिया को सबको एक बार माननी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जॉब कितना सरकार गवर्नमेंट जॉब देगी, बाकी 1 अरब 40 करोड़ लोगों को रोजगार देना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। तीसरा नंबर है वृक्षारोपण का महत्व। तो आपको जानते हैं कि आज हमारे देश में वृक्ष जितना लगाया नहीं जाता है, पेड़ पौधा, उतना कटाई किया जा रहा है। तो इस चीज़ को हमको समझना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर हमारा सांस लेना दुर्लभ हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी हमें विशेषकर ध्यान देना है, ठीक। चौथा नंबर है आतंकवाद की समस्या और समाधान। तो देखिए, जिस तरह सेना देश के लिए, देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पे आतंकवादियों से लड़ती है, तो अगर समाधान चाहिए तो हम एकजुट होना है। हम एकजुट रहेंगे तो हर समस्या का समाधान हो सकता है, ठीक। क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये आपका उड़ान 22 फरवरी का होने वाला है, ठीक। तो अगर पसंद आया तो मैं तो इस बार बोलने वाला नहीं हूँ, ये तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, एक बार पूरे प्रश्न को मैं आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, और मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पुनः एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग और हमसे जुड़ सकें, ठीक है। तो एक एक प्रश्न आपको अच्छे से देख लीजिए, ठीक। आपको एक एक प्रश्न मैं दिखा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। बाकी जो भी और आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि अदर चीज़ें जो भी हैं, किस चीज़ का आपको वीडियो चाहिए वो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उस पर वीडियो बना के अपलोड कर सकें और आपकी तैयारी बेहतर हो सके, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में बिना हिचके हुए, बिना कोई शुल्क दिए हुए आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमें इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो हम उस चीज़ का वीडियो बना के अपने चैनल पे ज़रूर डालेंगे, ताकि आपको लाभ मिले, ठीक है। तो ये टोटल प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिए। हाँ, मैंने कहा था ना कि एकदम ढांसू तरीका से ही मैं इस चीज़ को आपको बताया हूँ, ठीक। तो ये आपका हिंदी व्याकरण यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी वीडियो मैं पहले का अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप जाके आप जो भी ओल्ड वीडियोस हैं उसको देख सकते हैं। मैं एक चीज़ बता दें कि मैं जो भी वीडियो अपलोड किया हूँ
एग्ज़ाम वर्ष 2024 के लिए ओनली वन बहुत सटीक प्रश्न दिया हूँ। इतना मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको कहीं इधर उधर नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होना है तो नहीं होना है, क्योंकि जो भी चीज़ मैं आपको दिया हूँ वही आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो ऐसे आप अपनी तैयारी बेहतर कर से कीजिए और आपसे हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। तो आपको 13 टॉपिक ये कैसा लगा है? अगर 13 टॉपिक बेहतर लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक हम लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।